हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं 12वीं कक्षा की दूसरी कहानी नमक का दारोगा। इसके 7वें भाग में कहानी को आगे बढ़ाते हुए अब तक हमने देखा कि किस प्रकार न्याय के दरबार में पंडित आरोपीदीन के पक्ष में सब लोग थे, इसलिए डिप्टी मैजिस्ट्रेट उनको निर्दोष घोषित करते हुए उनको बाइज्जत रिहा करते हैं और वंशीधर को चेतावनी देते हैं कि वे अपने काम में चौकन्ने हैं, इसलिए हमें खुशी है, लेकिन आगे इन बातों का ध्यान रखा जाए कि उनकी गलतफहमी की वजह से इतने बड़े व्यक्ति को कष्ट न झेलना पड़े। तो इस प्रकार उनको चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। अब कहानी को हम आगे देखते हैं। अब जब पंडित आरोपीदीन निर्दोष घोषित किए गए, उन पर कोई आरोप साबित न किया गया, इसलिए वे निर्दोष बनकर बाहर आते हैं। तो वकीलों की जितनी फौज तैयार हुई थी, यह फैसला जब उन्होंने सुना तो वकील उछल पड़े मतलब मारे खुशी के नाचने लगे। वैसे नाचे नहीं होंगे, लेकिन इतना उत्साह होगा उनमें। पंडित आरोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की, जैसे पैसे उड़ाते हैं खुशी के मारे, ऐसे रुपयों की लूट की। मतलब अबीर गुलाल, फूल और मिठाई बांटकर उनका स्वागत किया। उदारता का सागर उमड़ पड़ा और मानो एक उनके निर्दोष घोषित आने पर मानो उदारता मतलब सब पैसे लुटा रहे हों और दान दक्षिणा भी कर रहे होंगे शायद, इसलिए उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी और बहुत बड़े व्यक्ति इस प्रकार निर्दोष बनकर जब बाहर आते हैं तो लोगों में उतना उत्साह भी होता है। तो अदालत की नींव तक हिल गई। मतलब उस खुशी की लहर इतनी ज़्यादा थी कि अदालत भी उससे प्रभावित हो गई। जब वंशीधर बाहर निकले, अब एक और पंडित आरोपीदीन की क्या स्थिति है। जब आए तब वे लज्जित थे, सर झुकाकर चल रहे थे। बाहर निकले तो मारे खुशी के सब उनका स्वागत करने लगे। वे आनंद में थे, उत्साह में थे। और अब जब वंशीधर बाहर निकलते हैं तो चारों ओर से क्या होता है, उन पर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। कि आया बड़ा दारोगा, इतने बड़े व्यक्ति को पकड़ कर ले गया था अपनी एक छाप बनाने के लिए, अपनी नौकरी का रुतबा बताने के लिए, लेकिन आखिर क्या हुआ, मुँह की खानी पड़ी, मतलब उसको हार मिली। तो ऐसे व्यंग बाण और व्यंग बाणों की वर्षा उन पर होने लगी। मतलब एक के बाद एक लोग उन पर फिटकार बरसाने लगे। चपरासियों ने झुक कर सलाम किए। यहाँ जो चपरासी लोग थे, वैसे वे बड़े दारोगा है, इसलिए उनको सलाम तो करेंगे, किंतु इस समय एक कटु वाक्य, एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा है। लेकिन इस समय जो व्यंग उन पर लोग बरसा रहे थे, वह एक कटु वाक्य और एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को, यहाँ संधि होगी गर्व प्लस अग्नि, अग्नि के आगे गर्वज्ञान उपसर्ग हुई, तो गर्वाग्नि का मतलब होगा स्वाभिमान। उसको प्रज्वलित करना, मतलब उनका स्वाभिमान और जोर पकड़ रहा था और प्रज्वलित मतलब भीतर से जलना, तो ये हो रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चले। कदाचित इस मुकदमे में उनकी जीत हुई होती तो वे इतना अकड़ कर न चलते, लेकिन आज एक स्वाभिमान के साथ, चाहे जो भी हो, नतीजा उनके पक्ष में आया हो या न आया हो, लेकिन उन्होंने अपना धर्म निभाया। अपने धर्म की रक्षा के कारण शायद यहाँ उनको हार मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना धर्म, अपनी कर्तव्य निष्ठा को छोड़ा नहीं है। इसलिए वे अकड़ते हुए बाहर निकलते हैं।
आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। खेदजनक मतलब दुखदायक, खेद मतलब दुख, पीड़ादायक, कष्टदायक, दुखदायक, ये सारे इसके समानार्थी हैं। तो एक विचित्र अनुभव उन्हें हुआ। कैसा विचित्र अनुभव हुआ कि न्याय और विद्वता, न्याय प्रणाली जिसे न्याय का दरबार हम कहते हैं, और वह न्याय कौन देते हैं? बड़े बड़े विद्वान लोग जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वकील, न्यायाधीश सब। तो न्याय और विद्वता, विद्वता मतलब जो लोग पंडित हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, लंबी चौड़ी उपाधियाँ और बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेकर यहाँ बैठे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे, एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ बढ़ाकर जो हमारे लीडर हैं, नेता हैं, वे लोग, और दूसरे हैं बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ बढ़ाकर घूमने वाले हमारे साधु संत, और ढीले चौंगे मतलब धोती कुर्ते में माला वाला लगा करके, और हमारे नेता भी धोती कुर्जे टोपी शेरवानी में ढीले चौंगों में घूमते हैं। तो ये सारे लोग जो सफ़ेद पोश है, सफ़ेद कपड़ों में, भीतर से कलंकित काम करते हैं, भीतर से काले, तो ये सारे लोग, इनमें से एक भी व्यक्ति आदर का पात्र नहीं है। ये एक विचित्र अनुभव, ये सब दिखावा। बंसीधर ने धन से वैर मोल लिया। अब लेखक आगे बताते हैं, अदालत का काम खत्म हो गया, न्याय सच्चा हुआ या गलत हुआ, लेकिन हो गया। अब क्या होता है? तो धन उछल उछल कर उन पर आक्रमण कर रहा था। उसकी सांख्यिक शक्ति लगातार उस पर आक्रमण किया, लेकिन वो टस से मस न हुए। तो उस समय क्या किया था उन्होंने, पंडित आरोपी जी के धन के साथ वैर मोल लिया था। वैर मतलब दुश्मन, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। और जब इतने बड़े धनवान व्यक्ति का अनादर किया है, तो मूल्य भी चुकाना पड़ेगा, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। देखिए, एक ही सप्ताह में ऑर्डर निकाला गया कि आपको नौकरी से, दारोगा पद से बर्खास्त किया जाता, मतलब नौकरी से निकाल दिया जाता है। मुअत्तली का परवाना, मुअत्तली का मतलब होता है नौकरी से बर्खास्त जी का आदेश। जैसे अच्छा काम करने वाला व्यक्ति, जब लोगों को वह पसंद नहीं आता, तो अपने धन वैभव के बल पर, अपनी प्रतिष्ठा के बल पर वे लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े लोग उसको नौकरी से निकाल देते हैं। इसलिए ऐसा परवाना एक सप्ताह में उन्हें मिल गया। कार्यपरायणता का दंड मिला और कर्तव्य निष्ठा का ये इनाम का हो जाए, दंड को। तो उनको ये दंड मिला कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाए, घर चले जाइए। बेचारे अब क्या करें? उस समय नौकरी तो मिल गई थी, लेकिन अब नौकरी से बर्खास्ती का ऑर्डर भी मिल गया। तो बेचारे भग्न हृदय, भग्न मतलब टूटा हुआ, हृदय मतलब दिल, तो टूटे हुए हृदय से शोक खेद से व्यथित घर को चले। शोक और खेद मतलब भीतर शोक भी, दुख भी, खेद, ये दोनों लेकर के व्यथित होकर मतलब दुखी होकर घर की ओर चल दिए। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़कुड़ा रहे। बूढ़े मुंशी जी, उनके पिता, इस लड़के को काफ़ी सिखा पढ़ा कर भेजा था कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, चढ़ावे और चादर की ओर ही ध्यान देना। तनख्वाह तो महीने में एक ही बार मिलती है और फिर घटते घटते शून्य हो जाती। तो ये सब पढ़ा लिखा करके भेजा था। लेकिन यहाँ उन बंसीधर ने इन 6 महीनों में उनकी तनख्वाह के पैसों के अलावा शायद एक भी पैसा
घर नहीं भेजा होगा, इसलिए बूढ़े मुंशी पहले से ही तो कुड़कुड़ा रहे। कुड़कुड़ाना मतलब मन ही मन बड़बड़ाना कि कैसा लड़का मुझे मिला है, इतना कुछ सिखाया लेकिन कोई काम का ही नहीं, जैसे पत्थर पर पानी। तो इस प्रकार वे पहले ही से तो कुड़कुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी, बस मनमानी करता। हम तो कलवार कसाई के तगादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सुखी तनख्वाह। और जब ऊपर की कमाई, जो रिश्वत की कमाई, वह बंशीधर ने घर पर नहीं भेजी थी, इसलिए लेखक ने पहले कहा था कि जैसे ही बंशीधर को नौकरी मिली तो जो कर्जदार है वे कुछ नरम पड़े थे कि भाई चलो अब लड़के को नौकरी मिली, धीरे धीरे हमारा सारा कर्जा उतर जाएगा। पंडित बूढ़े मुंशी जी को भी यह आशा थी, लेकिन लड़के ने एक न सुनी। तो अब वे वैसे मन ही मन कुड़कुड़ा रहे हैं कि वे मन ही मन दुख प्रकट कर रहे हैं, बड़बड़ाते हैं कि हम तो कलवार कसाई के तकादे सुने। तकादे मतलब उनकी डांट, तकादे का मतलब है डांट। तो जो मांगने वाले लोग हैं वे तो डांटेंगे ही कि भाई चलो क्या हुआ, हमारा पैसा लौटाओ। बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सुखी तनख्वाह कि हम हाथ में मंजीरे लिए बैठे और महीने में एक ही बार वहाँ बंशीधर के पास सुखी तनख्वाह, मतलब जो पैसा है वो आता है, इसके अलावा और कुछ। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, नौकरी तो हमने भी की, लेकिन ये सब बड़बड़ाना है उनका कि हमने भी नौकरी की थी लेकिन कोई ओहदेदार भी नहीं था, मतलब बड़ा पद भी नहीं था। इसके पास तो बड़ा पद भी है दारोगा का, लेकिन फिर भी ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले। लेकिन हमने जहाँ पर भी नौकरी की है हमने वहाँ काम किया है, दिल खोल कर किया है। कुछ पैसा इधर उधर से मिला तो वो भी जेब में डाल दिया है, लेकिन तुम जो हो मतलब अपने बेटे को मन ही मन डांट रहे हैं कि तुम वहाँ ईमानदार बनकर बैठ गए। घर में चाहे अंधेरा, मस्जिद में अवश्य दिया जला देंगे। घर में चाहे जो भी हो अंधेरा रहे, मतलब पैसों के लिए लोगों के सामने भीख मांगनी पड़े, पैसों के लिए तरसना पड़े, तो घर की जो स्थिति हो उसकी ओर लड़के ने ध्यान नहीं दिया। बस मस्जिद में दिया जलना चाहिए, मतलब कि जहाँ वह नौकरी कर रहा है अपने पद पर, अपने विभाग में, बस वही उसकी कीर्ति बढ़ती रहे, उसकी छाप बढ़ती रहे। खेद है ऐसी समझ पर, खेद मतलब दुख, मुझे ऐसी लड़के की ऐसी समझदारी पर दुख है। पढ़ना लिखना सब अकारक गया, इसको इतना पढ़ाया लिखा है लेकिन सब अकारक, कारक मतलब योग्य, कार्य, कारक का मतलब है कार्य, कैसा कार्य, योग्य कार्य, लेकिन अकारक मतलब बेकार, बिना काम। जितना पढ़ाया लिखा है सब अकारक, कारक के आगे उपसर्ग है तो कैसा गया, बेकार। फिर इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुरवस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने यह समाचार सुना तो सिर पीट लिया। ऐसे वे लड़के की इस नासमझी पर बड़े दुखी थे और उसमें भी अब नौकरी छूट गई, तो इस दुरावस्था में, दूह प्लस अवस्था, यहाँ संधि है दुरावस्था की, यहाँ दूध प्लस अवस्था मतलब बुरी स्थिति। दूह अथवा दूध, तो ऐसी स्थिति में, बुरी स्थिति में वे घर पहुंचे तो बूढ़े मुंशी जी ने क्या किया, अपना सिर पीट लिया। सिर पीट लेना मतलब बहुत दुखी होना। बोले, अब अपने लड़के से कहते हैं, क्या कहते हैं, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ दो।
तेरा सिर फोड़ दूँ और मेरा भी सिर फोड़ दूँ और हम दोनों मर जाए। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे कि क्या करूँ इस लड़के का। एक तो बड़ा समझा बुझा कर नौकरी को भेजा था, वहाँ तो कुछ किया नहीं, उल्टा अपने कर्तव्य से, अपनी ईमानदारी से उसने ऐसा काम किया कि नौकरी छूट गई। तो हाथ मलते रहे। हाथ मलना मतलब मन ही मन क्रोध प्रकट करना। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही और यदि बंसीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। और पिता इतने गुस्से में हैं कि आखिर बंसीधर को ही भी वहाँ से, क्योंकि सच्ची बात को सुनने को तैयार नहीं, बंसीधर वहाँ से हट जाते। और अगर वे हट न जाते तो क्या करते बूढ़े मुंशी जी कि उनका क्रोध, वैसे तो क्रोध में खरी खोटी सुनाते नहीं हैं, लेकिन अगर वहाँ से न चले जाते तो क्रोध में उनका क्रोध विकट रूप धारण करता, मतलब और ज़्यादा गुस्सा बढ़ता और वे कुछ गलत कर बैठते। वृद्ध माता को भी दुख हुआ, उनकी माता बंसीधर की माता को भी दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? अब लेखक ये कहते हैं कि उनकी जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। तो क्या इच्छाएं लेकर माँ जीती थी कि अंत में हो चुकी हूँ, अब जाते जाते क्या करो, जगन्नाथ और रामेश्वरम की यात्रा करो। लेकिन यहाँ बंसीधर की नौकरी छूट गई, वे घर आ गए, तो उसकी सारी कामना मिट्टी में मिल गई। ये एक मार्क्स के सवाल में आ सकता है कि मुंशी बंसीधर की माता की क्या इच्छाएं थी, या बंसीधर की माता कहाँ पर यात्रा करना चाहती थी, या उनकी माता की इच्छाएं क्यों मिट्टी में मिल गई। तो इस 3 प्रकार के सवाल आ सकते हैं। पत्नी ने तो कई दिन तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की, और उनकी पत्नी की जब सब पैसों के ही ग्राहक होते हैं, जैसे ही नौकरी छूटी पिता माता पत्नी सब ने उनसे मुँह फेर लिया। कहानी को आगे हम उसके 8वें पार्ट में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।